एक आईपीएस लड़की ट्रेन में बैठी हुई है। वह अपने गांव जा रही है और उसके दिमाग में ढेर सारी बातें चल रही है, क्योंकि आज वह काफ़ी दिनों बाद अपने गांव जा रही है। तो गांव के बारे में सोच रही है और अपने पिता के बारे में सोच रही है। उन संघर्षों को सोच रही है जिन संघर्षों को करने के बाद उसने यह मुकाम हासिल किया है। तभी उसका स्टेशन आता है और अब ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद चलती हुई स्टेशन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंचती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह वहां से चली जाती है, लेकिन फिर वापस से आकर उस भिखारी की तरफ ध्यान से देखने लगती है। वह भिखारी अपने कटोरे में से कुछ खुले पैसों को गिन रहा था। इसके बाद वह लड़की उसके पास जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगा और धीरे से कहती है, पिताजी आप यहाँ पर कैसे? यह क्या आपकी हालत हो गई है? इसके बाद वह भिखारी उस लड़की को तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। कौन थी वह लड़की और कौन था यह भिखारी जिसको वह पिता कह रही थी? अगर यह असलियत में उसके पिता है तो यहाँ पर भीख क्यों मांग रहे हैं? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक लड़की है। लड़की जो कि 10वीं क्लास में पढ़ रही है। लड़की का नाम ज्योति है। ज्योति पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसके माता पिता उससे उम्मीद लगा बैठे हैं कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बनेगी और हमारा नाम इस गांव के अंदर रोशन करेगी। दरअसल ज्योति के माता पिता मजदूरी का काम किया करते हैं। वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और ज्योति 10वीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। जैसे ही उसके माता पिता को यह बात पता चलती है तो वह लोग इस बात की खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि अगर तू इसी तरह से पढ़ाई करेगी तो एक दिन बड़ा ऑफिसर बन सकती है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने बाद अचानक से ज्योति की माँ होती है, वह बीमार पड़ जाती है और उसको कोई भयानक बीमारी हो जाती है और बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब माँ की मौत के बाद पिता घर के अंदर अकेला रह गया। ज्योति के पिता का नाम था करनाल सिंह। लेकिन करनाल सिंह की पत्नी मरते वक्त कह गई थी कि बेटी की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी बंद मत करना और उसे ज़रूर से एक बड़ा अधिकारी बनाना। मेरी अंतिम इच्छा यही है। इस बात को सोचकर करनाल सिंह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता है और इसके लिए वह उसे बार बार कहता है कि बेटी तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी और तुझे इसे पूरा करना है। इसी वजह से जो ज्योति होती है वह पढ़ाई लिखाई में और भी ज़्यादा मन लगाने लगती है और बहुत सारी मेहनत किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जो ज्योति होती है बारहवीं क्लास को अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। जब ज्योति की 12वीं क्लास पूरी हो जाती है तो उसके बाद ज्योति ग्रेजुएशन के लिए पास में ही शहर के कॉलेज में जाने लगती है। अब जैसे ही बेटी ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाया करती है तो अब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा खर्च बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तक तो क्या था, सरकारी स्कूल था, ज़्यादा फीस नहीं लगती थी। करनाल सिंह को तो केवल पढ़ाई लिखाई के लिए किताबों का बंदोबस्त करना होता था और फीस तो केवल नाम मात्र के बराबर थी। इसी वजह से करनाल सिंह और भी ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने लगता है। कभी कभी तो देर रात तक काम किया करता था। बेटी को भी यह पता था कि उसके पिता उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो इसी वजह से बेटी और भी ज़्यादा मेहनत करती है और ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएस की तैयारी करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज के अंदर उसे पता चल गया था कि यूपीएस टेस्ट पास कर लेने पर आदमी सीधा ऑफिसर बन जाता है और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगती है। इसके बाद जो ज्योति थी वह यूपीएस की तैयारी करती है और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर रही थी। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो गांव वाले करनाल सिंह से कहने लगते हैं कि अब तेरी बेटी सयानी हो गई है और तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब इस बात को सुनकर जो करनाल सिंह है वह लोगों से कह देता है कि मेरी एक ही बेटी है और मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बने, तो मैं अपनी बेटी को पहले बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा, उसके बाद ही उसकी शादी के बारे में सोचूंगा।
अब इस बात को सुनकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो कैसा बाबला हो रहा है, अपनी बेटी को अधिकारी बनाने की सोच रहा है। भला ऐसे कौन अधिकारी बन सकता है। ज्योति की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और अब उसे यूपीएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना था। इसके बाद ज्योति असमंजस में पड़ जाती है और घर के अंदर गुमसुम बैठा रहती है, क्योंकि वह कई बार सोचती है कि अगर मैं दिल्ली चली गई तो उसके बाद उसके पिता का ख्याल कौन रखेगा। और यह भी बात सोचा करती है कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके हमारा और अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इतने पैसे कहाँ से होंगे जो वह मेरी कोचिंग करवा सके और मुझे एक बड़ा अधिकारी बना सके। वह गुमसुम सी घर में बैठी रहा करती है और कॉलेज भी नहीं जाया करती है। तभी जो करनाल सिंह होता है एक दिन अपनी बेटी से पूछने लगता है कि बेटी तू आजकल पढ़ने के लिए क्यों नहीं जाया करती है। तो उसके बाद जो ज्योति होती है चुप रह जाती है और फिर कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं फार्म भर लूँगी और फार्म भरने के बाद हो सकता है मैं किसी अच्छी सी नौकरी में नंबर लग जाए। अब इस बात को सुनने के बाद करनाल सिंह को थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि बचपन से ही उसने अपनी बेटी से कहा था कि बेटी तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है, लेकिन आज उसकी बेटी कह रही थी कि हो सकता हो मेरा नंबर लग जाए। यह सुनकर करनाल सिंह थोड़ा सा हैरान था। अपनी बेटी के पास बैठता है और उससे पूछने लगता है कि बेटी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो, बताओ। इसके बाद ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते हुए अपने पिता से कह देती है कि पिताजी, हमारे कॉलेज की 7 की लड़कियां आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जा रही हैं, वहाँ आईपीएस की तैयारी अच्छे से करवाई जाती है। करनाल सिंह बोलता है बेटी इसमें रोने की क्या बात है, तुम भी चली जाओ, हम अकेले रह लेंगे। ज्योति बोलती है पिताजी अकेले रहने की बात नहीं है, वहाँ जाने के लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे जो हमारे पास नहीं हैं। आप जो भी कमाते हैं उससे बड़ी मुश्किल से घर चल पा रहा है और उसी में से मेरी पढ़ाई में भी लगा दिया करते हैं। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि बेटी तू तो बड़ी सयानी हो गई है, लेकिन शायद तुझे यह नहीं पता कि तेरा पिता तुझे बड़ा अधिकारी बनाने के पीछे पागल है। चाहे जो भी हो जाए तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी और एक बड़ा अधिकारी बनना होगा। तुझे जितने भी पैसे चाहिए तू एक बार बता दे कि तेरी पढ़ाई कितने पैसे में हो जाएंगी, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके एक साथ में तुझे दे दूंगा और तुझे कैसे भी कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने तुम्हारी माँ के मरते वक्त वादा किया था कि बेटी को एक बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। इसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पिताजी बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, आप इतने पैसे कहाँ से लाओगे। तो वह कहता है कि बेटा इस बात की चिंता लेने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं हूँ तुझे सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी है और पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है। इसके बाद जो बेटी होती है उसका भी मनोबल बढ़ जाता है और वह भी कहती है ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक बड़ा ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। पिता पूछता है कि बेटी यह बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिन पैसों से तुम आगे की पढ़ाई करके ऑफिसर बन जाओगी। उसके बाद बेटी कहती है कि पिताजी अभी के लिए तो सिर्फ 2 लाख रुपए बहुत रहेंगे। लेकिन तभी पिता कहता है कि नहीं बेटी, अभी के लिए नहीं, जब तक तुम अफसर बनोगी तब तक के लिए मुझे पैसों बता दो, मैं उतने पैसों का इंतजाम करके तुझे दे दूंगा और उन पैसों से तुम अपनी आगे की पढ़ाई कर लेना। ज्योति अपने पिता से कहती है कि उसके लिए तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होंगे और आप इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे। पिता कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप इतने पैसों का इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद जो पिता होता है वहीं के एक साहूकार के पास जाता है और उसके पास अपने घर को बेचने की बात कर लेता है, क्योंकि दोस्तों करनाल सिंह के पास कोई और ज़मीन नहीं थी, केवल वह घर ही था जिसके अंदर वह रहा करते थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बेटी के भविष्य के लिए इस घर को बेच दूँ। उसके बाद मेरी बेटी जब अफसर बन जाएगी तो हम दोबारा से इससे अच्छा घर खरीद लेंगे। इसी वजह से वह साहूकार के पास अपने घर को बेचने की बात करता है और साथ में यह भी बात कर लेता है कि इसके बारे में मेरी बेटी को पता न चले और जब तक हम यहाँ से जाते हैं तब तक हमें उसमें घर में रहने दो। इस बात को सुनकर साहूकार भी राजी हो जाता है और उसने घर के बदले में 3 लाख रुपए दे देता है और 3 लाख रुपए में से करनाल सिंह 10,000 रुपये साहूकार को वापस दे देता है
और कहता है कि जब तक मैं इस घर में रहूँगा तब तक का किराया समझ लेना, और बाकी पैसों को मैं लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद जो करनाल सिंह वहाँ पर अपनी बेटी के नाम एक बैंक अकाउंट खुलवाता है और उस अकाउंट के अंदर उन सारे पैसों को जमा करवा देता है और उसकी पासबुक अपनी बेटी को दे देता है और कहता है कि बेटी, इस अकाउंट के अंदर उससे ज़्यादा पैसे हैं जितना तुमने मांगे थे, और मेरी जब आखिरी उम्मीद यही है कि तुम एक बड़ा ऑफिसर बनकर ही लौटोगी। उससे पहले इस गांव में आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी बिना ऑफिसर बने यहाँ लौटे, क्योंकि गांव वाले तरह तरह से मुझे ताना दिया करते हैं। बार बार कहा करते हैं कि जवान बेटी को पढ़ा रहा है और कल को कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो फिर किसको मुंह दिखाएगा। और मैं इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ और इसी वजह से तुम्हें ऑफिसर बनकर ही लौटना होगा। ऐसा कहकर पिताजी ने अपनी बेटी को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। और इसके बाद जो ज्योति होती है वहाँ से दिल्ली चली जाती है और उसके साथ में कुछ कॉलेज की लड़कियाँ भी थी जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। वह भी यूपीएस की तैयारी करने के लिए चली गई। धीरे धीरे समय बीतता है। अब उसका टेस्ट होता है तो अच्छे से ज्योति अपना टेस्ट देकर आती है, लेकिन जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आता है तो ज्योति की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। ज्योति ने जितने मेहनत की थी उसके आधार पर वह प्री एग्ज़ाम को भी निकाल नहीं पाई थी। वहीं पर उसके साथ भी जितनी भी सहेलियां थीं जो उनके साथ कॉलेज से आई थी, वह सब इस बात को देखकर बड़ी मायूस हो जाती हैं। अब इसके बाद जो भी उनकी सहेलियां थीं वह वहाँ से कोचिंग छोड़कर वापस घर आ जाती हैं और अपने घर वालों के साथ रहने लगती है। लेकिन ज्योति अपने पिता से वादा करके आई थी कि अगर मैं वापस आऊँगी तो ऑफिसर बनकर ही आऊँगी, वरना मैं वहाँ वापस नहीं आऊँगी। इसी वजह से ज्योति वहाँ से नहीं जाती और दोबारा से टेस्ट एग्ज़ाम के लिए कड़ी मेहनत करने लगती है। और इस बार उसके साथ भी उनकी सहेलियाँ भी नहीं होती। वह केवल अपने कमरे में बंद रहा करती थी, दिन रात करके मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। लेकिन जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसके सारे अरमानों पर फिर से पानी फिर जाता है और वह एक बार फिर से टूट जाती है। लेकिन फिर से वह हिम्मत नहीं हारती और तीसरी बार कोशिश करती है और इस बार वह पास हो जाती है और वह एक कलेक्टर बन जाती है। अब जैसे ही ज्योति को पता चला कि वह कलेक्टर बन चुकी है तो उस एकदम से झूम उठती है। उसके बाद वह फौरन जल्दबाजी में वहाँ से तैयार होती है और सीधे अपने गांव के लिए निकल जाती है। ट्रेन में वो बैठी हुई है, बहुत सारी गांव के बारे में सोचने है और अपने पिता के बारे में सोच रही है। स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उसके बाद जो ज्योति होती है ट्रेन से उतरती है। उतरने के बाद वह स्टेशन को देखती है और बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर महसूस करने लगती है कि एक दिन हम यहाँ से खाली हाथ इसी ट्रेन से गए थे, लेकिन आज सारी खुशियों के साथ वापस उसी स्थान पर खड़े हैं। उसके बाद वह धीरे धीरे सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ती है और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियों से उतरने लगती है। लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरती है तो अचानक से उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है जो सीढ़ियों के बगल में बैठा हुआ था और हाथ में कटोरा था। जिस कटोरा के अंदर कुछ पैसे उसे दिखाई देते हैं, उन पैसे को वह गिन रहा था। ज्योति आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक से ज्योति एकदम से उस भिखारी के पास आती है और भिखारी को ध्यानपूर्वक देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और रोते हुए कहती है कि बाबूजी, आपकी हालत कैसी हो गई है। अब इसके बाद वह भिखारी जो वहाँ बैठा होता है वह उस लड़की की तरफ देखता है और देखने के बाद एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों वह भिखारी ज्योति का पिता करनाल सिंह ही था जो आज यहाँ पर भीख मांगने पर मजबूर हो गया था। इसके बाद बेटी भी अपनी पिता की आंखों के आंसू देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और एकदम से उसके गले लग जाती है। कहती है कि बाबूजी, जो आपने सपना देखा था वह तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन आपकी हालत कैसे हो गई है। उसके बाद थोड़ी देर में ज्योति का पिता शांत होता है और शांत होने के बाद ज्योति को पूरी कहानी बताने लगता है। वह कहता है कि बेटा, तुम्हें याद होंगे वह पैसे जो तुम्हारे अकाउंट में जमा करवाए थे। ज्योति कहती है, हाँ पिताजी, मुझे पता है जो पैसे आपने मेरे अकाउंट में जमा करवाए थे। तो वह कहता है कि तुम्हें पता है कि वह पैसे कहाँ से लाया था। तो ज्योति कहती है कि नहीं पिताजी, आपने मुझे इस बात के बारे में बताया ही नहीं। तो वह बताता है कि बेटी, मैंने अपना घर बेच दिया और घर को बेचने के बाद उन्हीं पैसों में से कुछ किराए के लिए पैसे दे दिए थे और उसी घर के अंदर किराएदार बनकर रहने लगा था।
इसके बाद मैं मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करने के बाद उससे घर का किराया समय पर देने लगा हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक छोटे से हादसे में मेरे पैर में चोट आ जाती है और चोट के कारण मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ। अब मेहनत मजदूरी न करने की वजह से मैं उनका किराया नहीं दे पाया, तो इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और इसके बाद मजबूरन मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर कम से कम भीख मांगकर खा लेता हूँ और स्टेशन पर किसी कोने में सो लेता हूँ। लेकिन जब तू बड़ा अधिकारी बन गई है तो अब मुझे कैसे भी चिंता नहीं है। उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि उसके पिता ने अपनी बेटी को एक बड़ा अधिकारी बनाने के लिए बहुत कुछ किया था। मैंने अपनी बेटी को अधिकारी बनाने के लिए भीख तक मांगी है। इसके बाद ज्योति अपने पिता को अपने साथ लेकर वहाँ से सीधा अपने गांव जाती है और गांव आने के बाद अपने उसी घर के अंदर अपने पिता के साथ रहने लगती है और उस मकान मालिक को कुछ किराया दे देती है, जो पैसे उसके अभी तक बचे हुए थे। ज्योति पिता से कह देती है कि पिताजी, अब आप आराम से इस घर के अंदर रहिए और मैं समय पर आपके पास पैसे भेज दिया करूंगी। ज्योति वहाँ से ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग के दौरान जो भी वेतन उसे मिला करता था उन पैसे को वह अपने पिताजी के पास भेजा करती है। उनकी अच्छी से जीवन व्यतीत करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए गांव के एक व्यक्ति को वहां पर नौकरी पर रख देती है, तो वह ज्योति के पिता की अच्छी से देखभाल करने लगता है। और लगभग 2 साल बाद ट्रेनिंग करने के ज्योति की पोस्टिंग पंजाब जिला में हो जाती है। अब ज्योति की पोस्टिंग जैसे ही होती है तो उसके बाद ज्योति अपने पिता को लेने के लिए एक दिन गाँव आती है और वहाँ जाने के बाद अपने पिता को वहाँ से अपने साथ लेती है और सीधा अपने सरकारी आवास में चली जाती है। वहीं पर अपने पिता के साथ रहने लगती है और जो गांव का व्यक्ति था उनकी सेवा करने के लिए उनको भी साथ रख लेती है। उनको यहाँ पर भी नौकरी पर रख लिया था अपने पिता की सेवा करने के लिए और अपने पिता के अच्छी तरह से देखभाल किया करती है। लगभग उसे कार्यभार संभाले हुए 6 महीने बीत गए थे और 6 महीने बाद अचानक से ज्योति के गांव से कुछ लोग आते हैं और उसे गांव के समारोह में एक सामाजिक कार्यक्रम है, इसमें तुम्हें ज़रूर आना होगा और वहां पर गांव के सभी लोग होंगे और सभी लोगों को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी अगर तुम गांव में आओगी। इसके बाद ज्योति पहले तो इसके बारे में मना करती है, लेकिन उसके बाद गाँव वाले जिद करते हैं तो वह मान जाती है और जैसे ही समारोह का दिन आता है तो ज्योति अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने गांव जाती है और वहां पर समारोह में शामिल हो जाती है। वहां पर जाने के बाद वह मंच पर जाती है और मंच पर जाने के बाद अपने पिता के द्वारा किए गए त्याग को भी सभी गांव वालों के सामने बताने लगती है। अब जब गांव वाले उस संघर्ष की पूरी कहानी सुनते हैं तो उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं और सभी की निगाहों में करनाल सिंह की इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद ज्योति अपनी नौकरी को इसी तरह से करने लगती है और लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद ज्योति अब अपनी बराबरी के रंग के अधिकारी के साथ शादी कर लेती है। शादी करने से पहले उसने अधिकारी के सामने यह शर्त रखी थी कि मेरा एक पिता है और वह पिता हमारे साथ ही रहेंगे। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो उसके बाद वह मान जाता है और कहता है ठीक है, तुम्हारे पिताजी भी हमारे साथ रहेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे पिताजी हैं हमारे लिए भी पिता के समान हैं। अब ज्योति अपने पिता को अपने साथ रख लेती है और अपने पति के साथ अपनी शादीशुदा जीवन आगे बढ़ाती है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की जो बेहद ही गरीब परिवार की थी, लेकिन अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने मुकाम को हासिल कर लिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ज्योति की नहीं, हर उस बेटी और उसके माँ बाप की है जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और समाज में बदलाव लाया जा सकता है। दोस्तों, ज्योति का संघर्ष और करनाल सिंह का त्याग, दोनों में से किसका अधिक लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा।